हेलो गाइस। तो आज ना हम लोग आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा और साथ साथ आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनमें भी आपको होता हुआ दिखेगा। तो काफी अच्छा और वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। So today we'll be discussing about a chapter which is known as national income. इस चैप्टर में हम इंडिया की इनकम निकालेंगे। इस चैप्टर को करवाने के लिए मुझे ढेर सारी क्लासेस लगेंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिटेल्ड है और काफी ज्यादा वेटेज का भी है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत पेशेंटली करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम बिल्कुल एंड तक पहुंचते हैं कोर्स के तो काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर लगना शुरू हो चुका होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत 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 ध्यान से पढ़िएगा। तो चलो इस चैप्टर को एक बहुत ही छोटे नोट से शुरू करते हैं, एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न मैं आपसे अभी करने वाला हूं ये प्रश्न बच्चे मुझसे करते हैं। काफी सारे बच्चे सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर जी इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हो तो कभी बताओ तो सही। देखो पहले क्या होता था, बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आते थे, सामने बैठते थे, बच्चों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बहुत अच्छी होती थी। बच्चे देखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा इस बैच में 25 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे से सर ने इतनी फीस चार्ज करी है, इनसे भी इतनी करी होगी, मल्टीप्लाई बाय 25। फिर मेरे से पूछते थे बहाने से कि सर कोई और टाइमिंग नहीं है क्या बैच की। मैं बता देता था कि ये टाइमिंग है। सर उसमें कितने बच्चे हैं, मैं ये भी बता देता था कि सर उसमें 20 बच्चे हैं। फिर कहते थे सर इसके अलावा कोई टाइमिंग बताओ। तो ऐसे करके सारे बैच की डिटेल ले लेते थे, सारे बैच के बच्चे पूछ लेते थे, मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकालते थे और फिर अपने दोस्तों को बताते थे तेरे को पता है इतने पैसे कमाता है यार वो, यार इनका कितना सही नहीं है यार, कुछ नहीं करना, आओ बोलो और बहुत सारे पैसे घर ले जाओ। हाँ हमने कुछ करा थोड़ी होगा मेरे बेटे, हमने अपनी जिंदगी में क्या करा है, हमने बातें ही तो सीखी हैं। और क्या, हम आते हैं आपके साथ बातें करते हैं और पैसे ले जाते हैं। आपके घर वालों को बोलते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ ना बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और बस आप हमें पैसे दे दो। यही तो होता है। अरे हमने कुछ करा है थोड़ी है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करी हमने, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता। तो आज आपके गैसेस को लगाम लगाते हैं और आज मैं आपको अपने मुंह से अपनी इनकम बताता हूं। इसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जब पार्टी दूंगा तो उस पर कितना पैसा खर्च होगा। मतलब मान लेते हैं 10%, जितने भी मैं कमाता हूँ उसके 10% मैं पार्टी में खर्च कर देता हूँ। तो चलो आइए देखते हैं कि कितने पैसे एक्चुअल में मैं कमाता हूँ। ये जो भी बात करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, प्लीज़ इसे झूठ नहीं मानिएगा। आप ऐसे जज नहीं कर सकते इतने पैसे हो ही नहीं सकता सर, आप इतने तो नहीं कमा सकते। तो बेटा मतलब वैसे तो चलो असली वाली बात तो अलग है, पर चलो पहले मैं यहाँ एग्जाम्पल वाली बात तो कर लूँ। तो दोस्त मेरी इनकम ना दो सोर्सेज से आती है। एक सोर्स है ट्यूशन इनकम, ये वो वही इनकम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो बैचेस में जो बच्चों को नहीं पढ़ाते कि मैं बच्चों के साथ आता हूँ उनसे मीठी मीठी बातें करता हूँ, उनको कुछ पढ़ाता थोड़ी, नॉलेज नहीं, नो 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 नो, आओ बातें करो उनके सामने, स्टैंड अप कॉमेडी करो और बस पैसे लेकर निकल जाओ। नॉलेज क्या होती है, RIP नॉलेज तो बेटा मैं सर ये तो मजे आ गए भाई, इसका 10% पार्टी पे लगा हुआ है 5 लाख, सही है। मतलब इसमें तो फिर नॉनवेज पार्टी हो जाएगी हमारी तो। हाँ हो जाएगी बेटा, क्यों नहीं होगी। रिया मक्कड़ में से पूछती है सच्ची, एंड क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मतलब अगली को विश्वास ही नहीं हो रहा कि 50 लाख रुपए में क्या कमा सकता हूं ये अभी मैंने कम बताया है। अच्छा चलो आओ, और एक और जरिए से मुझे इनकम आती है। सर वो कौन सा जरिया है, हिंदी में लिख रहा हूं। ताश। सर क्या बात कर रहे हो, ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है नहीं हो सकता, पता है एग्जाम्पल ही बोल रहा हूं मैं। वो देखो अरमान सेज कॉलिंग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हे भगवान 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस, लो कम हो गए अब मेरे पैसे। आओ तो कोई बात नहीं,
तो ताश से भी कुछ इनकम आती है। अच्छा सर, ताश से आई विन लेट्स सपोज 31 लाख रुपीज। ओ भाई साहब, सर पर ये कोई वो बात नहीं है कि हाँ जीतता ही रहूंगा, ना ही मेरे दोस्तों के बादशाह वाले चश्मे हैं कि उससे पता लग जाएगा सामने वाले के पास क्या नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हारता भी हूं मैं। सर कितने पैसे हारे हो? लेट्स सपोज 30 lakhs। आप में से कोई समझदार इंसान मेरी टोटल इनकम बताओ कि मेरी इनकम कितनी है। 51। मुझे आंसर 51 लाख रुपीस का आता है। मुझे काफ़ी हद तक ये आंसर ठीक लगता है, क्योंकि मेरे को बत्रा साहब ने बताया, देखो तो बत्रा साहब ने बोला सर देखो 50 लाख रुपए यहाँ से आ गए आपके पास पर एनम कमाते होगे। मैंने कहा नहीं, पर मंथ है ये। सर ताश के पैसे ये भी पर मंथ है। अच्छा सर 1 लाख रुपीज़ की इनकम यहाँ से आई। सारा ने पूछा सर 1 लाख रुपीज़ यहाँ से सिर्फ 1 लाख कैसे हुए? ओ बेटा सारा, अगर मैं 31 लाया तो सारा मेरा थोड़ी है, कैसी बात करती है सारा? मेरा तो 30 चले भी तो गया, बचा तो मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपये। तो कहने का मतलब मेरी जो इनकम हुई वो हुई 51 lakhs। ठीक है सर, 51 लाख रुपए शगुन के 51 लाख, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या ताश से आने वाली इनकम हमेशा पॉजिटिव ही होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हो सकता है कि मैं 32 लाख हार जाता? क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? यस और नो? है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई। हार जाता मैं ज्यादा। उस केस में ताश से आने वाली इनकम जो है वो -1 लाख रुपए होती। उस केस में जो मेरी टोटल इनकम है, यानी कि प्रतीक की जो इनकम है वो कितनी होती बेटा, मुझे वो बताओ। 49 लाख रुपीज। उस केस में जो मैं पैसा ट्यूशन इनकम से कमा रहा था, दैट वुड हैव बीन मोर देन व्हाट आई वुड हैव बीन एक्चुअली अर्निंग इन टोटलिटी, बिकॉज आई एम लूजिंग 1 लाख रुपी इन अनदर बिजनेस। अच्छा सर, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? जैसे एक तो पॉसिबिलिटी होगी 30 लाख होता है, ये एक पॉसिबिलिटी होती 32 लाख, तो 30 लाख होता तो 1 लाख रुपए की इनकम, 32 होता तो 1 लाख रुपए का लॉस। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? ना हारा ना जीता। ना हारा ना जीता। हो सकता है कि मेरी हार भी 31 लाख की हो गई होती, कि मैं 31 जीत गया था, मैंने 31 एक ही बारी में दांव पर लगा दिए एंड आई लॉस्ट ऑल द अमाउंट, जिसकी वजह से 0 लाख रुपीज मेरे पास आए। तो उस केस में प्रतीक्स इनकम वुड हैव बीन ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वट एवर ही हैज अर्न फ्रॉम ट्यूशंस। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात हमें समझ आती है कि प्रतीक सर की जो इनकम है दैट वुड हैव बीन ग्रेटर दैन हिज ट्यूशन इनकम इफ ही कुड हैव अर्न समथिंग फ्रॉम हिज फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। If he would have lost money in playing cards, then his total income would have been less than whatever he had earned from his tuition income. And if he didn't play cards, or if he played cards and won nothing from it, then his total income would have been equal to whatever he has earned from the tuition income. ठीक है मेरे बेटे, ये सारी बातें काल्पनिक है मेरे बेटे, इनको प्लीज़ असली मत समझे। ताश खेलनी नहीं आती मुझे ताश पे सिर्फ पत्ते पे पत्ता खेलना आता और कुछ नहीं खेलना आता। इस बात के बारे में मैं आपको ईयर एंड पर बता पाऊंगा, डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे पढ़ेंगे इस साल और कितने बच्चे नए आएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कितनी इनकम हुई, उसका 10% हम पार्टी में लगाएंगे मेरे बेटे। ओके, जय कह रहा खुश है, जय खुश है इस मामले में, कह रहा अब सही है। ऐसे ही नेशनल इनकम भी ना मेरे बेटे हमें 2 सोर्सेज से मिलती है। दिवजोत कहता है कौन से सोर्सेज हैं वो आपके, बताओ जरा हमें। तो दिवजोत, नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश की इनकम, यानी कि इंडिया की इनकम निकाल रहे हैं हम लोग। तो इंडिया की जो इनकम है दिवजोत, वो इंडिया के अंदर भी जनरेट होती है। ड्राइंग के बारे में आपको पता ही है मेरी, ये मैं इंडिया बनाता हूँ, बहुत ही सुंदर इंडिया बनाता हूँ मेरे बेटे, स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं है मुझे, फ्री हैंड इंडिया इतना एक्यूरेट बना देता हूँ, मैप बनाने वाले जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो भी नहीं बना पाते। तो ये अपना अपना टैलेंट होता है मेरे बेटा। आओ, तो नेशनल इनकम 2 पार्ट्स में आती है, एक होती है डोमेस्टिक इनकम। सर ये इनकम कौन सी होती है? ये इनकम वो इनकम होती है जो हमारे देश के अंदर जनरेट होती है। Let's suppose it to be
50 लाख रुपीज। लेट्स सपोज हमारे देश के अंदर अंदर जनरेट हुई इनकम है 50 लाख। ओके सर, दिवजोत जो है ना वो बचपन से ही ना कनाडा जाने का शौकीन था। नॉट कैनेडा, इट्स कनाडा, यू नो ना, पता है ना आपको ये चीज, बिकॉज फॉर पंजाबीज इट्स कनाडा, कैनेडा इज टू मेन स्ट्रीम। तो भाई को कनाडा जाने का शौक था, भाई कनाडा चले गया, कनाडा में जाके इसने बहुत पैसे कमाए और वहां से ये पैसे कमा कर लेकर आया लेट्स सपोज 31 लाख रुपी। अच्छा सर, हमारे देश की इनकम ना दो जगह से आती है, एक तो अपने देश के अंदर अंदर जनरेट करते हैं और कुछ पैसा हमें बाहर से भी आता है। सर जो बाहर से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर जी ये क्या होता है? बेटा वो पैसा जो हमने बाहर से कमाया। अच्छा सर, मैं लिखने ही वाला था यहाँ 31 लाख, इतने में रौनक ने बोला अरे भैया ये क्या पाप कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा क्या हो गया? कहते अगर दिवजोत जैसे लोग बाहर से पैसा कमाकर लेकर आए हैं तो ऐसे कुछ लोग इंडिया में भी तो काम करते होंगे जो अपनी कंट्री में पैसा ले जाते होंगे। मैंने कहा मतलब? रौनक कह रहा कि सर आपको पता नहीं होगा पर मेरे को ना मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई खा ले फिर मोमोज। कह रहा सर चिकन मोमोज बहुत पसंद है मेरे को। मैंने कहा अच्छा भाई खा ले। कह रहा उसके साथ जो लाल चटनी, ओए 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 मजा ही आ जाता है, क्या बताऊं। मैं कहा भाई खा ले, क्यों ऐसे मुंह में पानी क्यों दिलवा रहा है? कह रहा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिससे मैं मोमोज खाता हूँ ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक मोमोज बनाता है जैसे नेपाल में मिलते होंगे। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया भाई इतने ऑथेंटिक कैसे बनाता है? कह रहा भैया मैं नेपाली हूँ। कहता ओ तभी इतने ऑथेंटिक हैं। फिर अब रौनक बहुत ही बिजी बंदा है तो एक दिन मोमोज खाने गया, उसके बाद उससे बातें करनी शुरू कर दी। कह रहा तू पहले क्या करता था? कह रहा कुछ नहीं मैं पढ़ाई करता था, इंडिया में आया मैं पढ़ाई करने के लिए। कह रहा फिर कहाँ पर तूने ट्यूशन कहाँ पर ज्वाइन करी? तो उसने बताया कि मैं प्रतीक सर के पास इकोनॉमिक्स पढ़ता था, उन्होंने मेरे को बिजनेस के बहुत फंडास बताए, आज देख मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना व्यापार है, ठीक है कि नहीं? कह रहा मेरे को भी बता रहे थे कोई बिजनेस हो। तो चलो ठीक है। तो इसने पूछा फिर इतने पैसा जो कमाता है तो क्या करता है? कह रहा अपने देश ले जाता हूँ नेपाल, वहां पर जाकर जमीन खरीद रहा हूँ मैं। कह रहा होटल बनाऊंगा वहां पर 5 स्टार। चलो जी ठीक है भाई, अगले की सोच है, बना रहा है, तुम्हें क्या करना? मतलब तुम्हें बना रहा, होटल नहीं बना रहा। तो 30 लाख रुपए जो है वो मेरे बेटे ले गया यहाँ से। तो अगर देखा जाए अब्रॉड से हम लोगों ने नेट में 31 लाख रुपीज थोड़ी अर्न करे हैं। अब्रॉड से हमने नेट में सिर्फ 1 लाख रुपया अर्न करा है। सर 1 लाख क्यों? क्योंकि अगर 31 दिवजोत जैसे लोग बाहर से कमा कर लेकर आए तो वो जो भाई साहब थे मोमोज वाले वो भी तो हमारे यहाँ से 30 लाख रुपए ले गए। तो इंडिया में जो बचा वो एक्चुअल में 1 लाख ही तो बचा। इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट में इंडिया ने बाहर से क्या अर्न करा। अर्न तो इंडिया ने 31 लाख करा बाहर से, पर दैट वाज नॉट नेट। नेट कब निकलेगा? जब हम ये भी माइनस कर देंगे उसमें से कि बाहर वाले लोग हमारे यहां से क्या कमा कर ले गए। सर फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला क्या है? ऐसे नहीं समझ आता। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं मेरे बेटे। इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दिवजोत लेकर आया कनाडा से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो जो मोमोज वाले भैया ले गए अपनी कंट्री नेपाल में। यस, और इससे निकल कर आता है NFIA। इसे NFIA भी बोलते हैं कुछ टीचर्स इसे NFYA भी बोलते हैं, कुछ टीचर्स इसे NFIFA भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, वैसे करेक्ट टर्म जो है वो NFYA होता है। सर वाई क्यों? इकोनॉमिक्स में वाई जो है वो इनकम के लिए एब्रिविएशन की तरह यूज होता है। सर कैसे है ना इकोनॉमिक्स, मतलब इनकम आई से शुरू हो रहा, आई से शुरू कर लेते तो बेटा आई से ना पहले वो इन्वेस्टमेंट को नाम दे चुके थे। इसीलिए इकोनॉमिक्स में वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, ये ध्यान रखना बेटा। ये हमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें काम भी आएगा हमें। ठीक है सर, कोई बात नहीं।
तो मैं आपसे यहाँ ये बात कर रहा था कि इंडिया की जो इनकम है ना वो ना दो सोर्सेज से आती है। एक सोर्स तो है इंडिया के अंदर अंदर का और एक सोर्स है बाहर का। अंदर से जो इनकम आई वो 50 लाख, नेट में बाहर से जो इनकम आई वो लेट्स सपोज 1 लाख। अब मेरे को ये बताओ कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 51 lakhs 51 लाख 51 लाख। ये आप लोगों ने कैसे निकाला? आपने इन दोनों सोर्सेज से आने वाली इनकम को ऐड कर दिया, जैसे आपने मेरी इनकम निकाली थी कि प्रतीक की इनकम कुछ इनकम थोड़ी है, वो तो बस दो सोर्सेज से आने वाली इनकम का एडिशन है। ऐसे ही हमारे देश की इनकम एक्चुअल में कोई इनकम नहीं है, इट इज़ द एडिशन ऑफ इनकम फ्रॉम टू सोर्सेज, वन सोर्सेज फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड द अदर सोर्सेज आउटसाइड द कंट्री, but that will be taken in the net form why? Because that does not belongs to us। कुछ इनकम जो है वो हमारे देश के बाहर भी चली जाती है। अच्छा सर ठीक है। धीर मेरे को एक बात बताओ, ये पॉजिटिव 1 लाख आया, पॉजिटिव कब आया होगा? जब फीफा ज्यादा होगा या फीटा ज्यादा होगा? पॉजिटिव आंसर कब आएगा? सर फीफा ज्यादा होगा। जब फीफा ज्यादा होगा और फीटा कम होगा। अच्छा ऐसा पक्का है कि हम ही लोग ज्यादा कमा कर लाते होंगे, वो लोग हमारे यहाँ से ज्यादा नहीं कमा के ले जा सकते? नो सर। पॉसिबल है ना? No, तो sir. वो कब पॉसिबल है? जब फीटा विल बी ग्रेटर देन फीफा। तो उस केस में कनिष्का ने हमें बताया कि सर फिर तो माइनस में आ जाएगा ना आंसर। हाँ कनिष्का माइनस में आ जाएगा, बिकॉज बाहर ज्यादा गया और कंट्री में कम आया। कनिष्का कहती है सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। कनिष्का बेटा क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? थर्ड पॉसिबिलिटी सर इक्वल अगर हो जाए फीफा तो। इक्वल, तो उस केस में NFIA जो है वो 0 होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि फीफा और फीटा क्या हो गए? इक्वल। तो 3 केसेस हमें पॉसिबल समझ आए दैट NFIA जो है इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो जरा इसी के बारे में अभी बात करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया नेशनल इनकम का, सर NY क्यों लिख रहे हो? बेटा अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में इनकम को Y से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके दो पार्ट्स हैं। तो एक है डोमेस्टिक इनकम और एक है NFIFA बोल दो, NFIA बोल दो, NFYFA बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ आई से दिस इज 10 लाख एंड दिस इज अ पॉजिटिव 1 लाख, तो नेशनल इनकम 11 लाख होगी। इस केस में नेशनल इनकम ज्यादा दिख रही है या डोमेस्टिक इनकम ज्यादा दिख रही है? बताओ बेटा गुरलीन क्या लगता है, नेशनल इनकम National ज्यादा है? income. सो केस 1 इज नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा NFIA जो है वो क्या था बेटा? पॉजिटिव था, नेगेटिव था या 0 था? वो पॉजिटिव और था। positive. और गुरलीन ने बताया कि पॉजिटिव सर पता है क्यों है? क्योंकि दिवजोत हैज अर्न मोर देन दैट मोमोज वाला। ऑब्वियसली यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार दिवजोत को? ही हैज वेंट टू कनाडा मैन। ठीक है, तो फीफा इज मोर देन फीटा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। हो सकता है वो मोमोज वाले ने ज्यादा ही मोमोज बेच दिए, मतलब वहां पर दिवजोत जाके काम ही नहीं कर रहा, वेला घूम रहा है वहां पर, ब्राउन मुंडे गाने पे डांस करके वीडियोस बना रहे, पैसे नहीं आ रहे वहां पर। और यहाँ पर वो मोमोज वाला धड़ल्ले से मोमोज बेचे जा रहे हैं। रौनक को बोल रहा है कि भाई तू और बंदों को लेकर आएगा, तेरे को मैं एक मोमोज एक्स्ट्रा दूंगा। रौनक भी अपने चक्कर में कि चल एक मोमोज एक्स्ट्रा खाने को मिल जाएगा, और बंदों को लेकर जा रहा है, उनके पेट खराब हो गए। तो ये ब्राउन मुंडे की वजह से नुकसान हो गया। इस केस में अब क्या होगा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो 9 लाख रुपए हो गई, क्योंकि वो नेपाली बंदा ज़्यादा पैसे कमा कर ले गया हमारे यहाँ से और दिवजोत हैज लेट अस डाउन। इस केस में नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि NFIA यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फीफा इज लेस देन फीटा। तीसरी पॉसिबिलिटी जो कनिष्का ने मेरे को बताई थी, कह रहे थे हो सकता है कि एक दिन दिवजोत का जमीर जाग जाए और वहां पर वो एक्चुअल में बहुत काम करना शुरू कर दे। वो नेपाली भैया तो काम कर ही रहे हैं, तो कड़ी टक्कर दे दे उसे, और जितना दिवजोत कमा कर लाया उतना नेपाली भैया कमा कर ले गए हमारे यहाँ से। 10 लाख रुपीज ही आई हमारी नेशनल इनकम और हमारी डोमेस्टिक इनकम भी। तो इस केस में ये क्यों हुआ? क्योंकि, और NFIA 0 क्यों हुआ? क्योंकि फीफा इक्वल टू फीटा। हाँ जी बेटा, क्या यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आप ओके बोल सकते हैं या ओके लिख भी सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इज इट ओके? गुरलीन सेज ओके, Yes, sir. कायरा सेज ओके, ओके ओके। हाँ जी
ओके है मेरे बेटे? हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। एन वाई डी वाई समझ जाओगे ना। एन वाई इज नेशनल इनकम, डी वाई इज डोमेस्टिक इनकम, वाई रिप्रेजेंट्स इनकम। ये जो हमने अभी डिस्कस करे ये हॉट्स क्वेश्चन है मेरे बेटे। हॉट्स का मतलब है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, कभी कभार 3 मार्क के लिए, कभी कभार 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए एक स्टेटमेंट आ जाती है, कैन डोमेस्टिक इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम? तो यू विल से यस व्हेन एनएफआई इज नेगेटिव, एंड इट इज नेगेटिव व्हेन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज मोर दैन व्हाट वी हैव अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ध्यान रखना, कनाडा बॉयज को भूलना नहीं उन्हें। ओके चलो, मदान साहब कहते हैं कि सर अब आगे बताओ, आगे क्या करना है? ये एनएफआई वाली गेम तो समझ आ गई। चलो अब मैं आपके लिए चार्ट दोबारा से बनाता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के हमारे पास 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है मेरा बेटा डोमेस्टिक इनकम, और दूसरा पार्ट है एनएफआई, जिसके बारे में आप ही ने बताया कि सर देखो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो अगर फीफा बड़ा हुआ तो एनएफआई पॉजिटिव, फीटा बड़ा हुआ तो एनएफआई नेगेटिव, एंड अगर दोनों इक्वल हुए तो एनएफआई 0। उसी बेसिस पर हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को बता सकते हैं कि नेशनल इनकम ज़्यादा होगा या डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है हमें। गुरलीन ने बताया कि ना डोमेस्टिक इनकम जो होती है ना सर, वो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाती है। तो कायरा ने बोला अरे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? तो गुरलीन ने बोला कि डोमेस्टिक टेरिटरी का एक और नाम होता है इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं इसको। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मैं क्या करूँ? चलो ठीक है गुरलीन। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है ये। अब डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी है क्या, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ टेरिटोरियल बातें करने जा रहा हूँ। ये जो टेरिटरी की बातें हैं इससे ये पता लगेगा कि हमारी टेरिटरी कौन सी है, और उस टेरिटरी से आने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम होगी। मतलब जो जो चीज़ हमारी टेरिटरी में आएगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगी, जो चीज़ टेरिटरी में नहीं आएगी वो अब्रॉड की इनकम में आएगी। ओके सर, पहली चीज़ जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं। सर ये जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या होती है? बेटा जैसे हमारा सुंदर सा देश, काजू की बर्फी जैसा दिखने वाला देश हमारा, तो ये जो सारी जमीन है, ये सारी जो जमीन है, ये सारी हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है। सर अब सुंदर लग नहीं रहा ये कॉमा। इसके आसपास तक कुछ दूरी तक का पानी, ये भी हमारी टेरिटरी है। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। एंड इसके ऊपर की हवा, किसके ऊपर की हवा की बात कर रहा हूं मैं बेटे? जमीन के ऊपर की हवा, पानी के ऊपर की हवा, या दोनों के ऊपर की हवा की बात करने वाला हूं? क्या लगता है आपको? दोनों ऑब्वियसली। मैं जमीन के ऊपर की हवा क्यों छोड़ूं या पानी के ऊपर की हवा क्यों छोड़ूं? जब उनके नीचे वाला टेरिटरी मेरा है तो उसके ऊपर वाला टेरिटरी भी मेरा हो गया। इसलिए लिखते हैं एंड इट्स एरोस्पेस। सर इट्स एरोस्पेस का मतलब क्या होता है? ये इट्स वर्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ भी है और ये इट्स वर्ड टेरिटोरियल वाटर के साथ भी है। तो अब क्या क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया अपना जमीन, अपना पानी, और इसके ऊपर की जितनी भी हवा है वो सब हमारी टेरिटरी का पार्ट बनेगा। ये सारी टेरिटरी हमारी है। तो सर अगर इसमें हम कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है? यस मेरे बेटे, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। तो मान लेते हैं कि अरमान जो है, अरमान का यहाँ पर एक साड़ियों का शोरूम है, वहाँ पर लोगों को साड़ी पहन पहन के वो दिखाता है कि बहन जी देखो ऐसे पल्ला लेंगे ना
तो बहुत सुंदर लगेगा, इसकी ऐसे प्लेट्स आएंगी यहाँ पर, तो वो करके भी बताता है, कह रहा है ऐसे डेमो दो तो सही रहता है। तो यहाँ पर अगर कोई साड़ी बेचता है ये भाई, तो वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम ही रहेगी। अब पैसा बहुत कमा लिया भाई साड़ी के बिजनेस से, अब उस पैसे को उड़ाना भी तो है, तो भाई क्या करता है, गोवा चले जाता है। अब वहाँ गोवा में जाकर भाई वो पानी के ऊपर वो होती नहीं, वो बनाना राइड कर रहा है, जेट स्की चला रहा है, वहाँ पर पैसा उड़ा रहा है मस्त। तो टेरिटोरियल वाटर से आने वाली जो इनकम है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। फिर कह रहा है मैं पैरासेलिंग करूंगा, पैराशूट पे पहुंच के वहां पर बोल रहा है कि लक्ष्मी साड़ी बाजार सुन लो सारे लोग, ऐसे करके बोल रहा है कि पूरा दुनिया सुन लेगी। तो वो जो है वो इनकम एरोस्पेस से आ रही है। ठीक है भाई, अगले का शौक है, अगले को प्रमोट करना, तो उसने कर दिया। ओके, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ओके, दूसरा, अब आगे चलते। अब कुछ ऐसी चीजें लिखूंगा जो आपको देश में तो नहीं दिखेंगी, पर फिर भी वो हमारी टेरिटरी ही है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? भैया इकोनॉमिस्ट ने सेट करा हुआ है वो। अच्छा कैसे, बताओ क्या क्या है। मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन देखो कितना सुंदर बनाया मैंने, इतनी अच्छी ड्राइंग बहुत ही रेयर टीचर्स की होती है मेरे बेटे, बहुत ही रेयर टीचर्स होते हैं जिनकी इतनी सुंदर ड्राइंग होती है। ये लो खिड़कियां भी बना देता हूँ। चलो, ये प्लेन है मेरे बेटे, ये प्लेन दिल्ली से उड़ा, बॉम्बे गया। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही दिमागदार क्वेश्चन है, ये कौन से देश की इनकम है? विच कंट्रीज इनकम इज इट? इंडिया। इंडिया। सर इंडिया ही तो होगी, इसमें कंट्री दो थोड़ी है, इसमें तो 2 सिटी बोली हुई है आपने। हाँ इंडिया की है, बिल्कुल ठीक है। सारा अब एक दिन क्या हुआ, एक प्लेन दिल्ली से उड़ा, उड़ा 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 उड़ा, फिर लोगों का चाइनीज खाने का मन कर गया, तो वो चाइना में लैंड हो गया प्लेन। लोगों ने चाउमीन वाउमीन खाई, मोमोज वोमोज खाए। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्लेन आगे जापान चले गया, सेम प्लेन लैंड हुआ वहां पर। उसके बाद फाइनली ये पहुंचा यूएस, न्यूयॉर्क, कनाडा को क्रॉस कर गया। लोगों ने ऊपर से देखा तो दिवजोत अभी ब्राउन मुंडे पे डांस कर रहा था। चलो आओ, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये कौन से देश की इनकम है? जय कह रहा है मैं बताऊंगा। जय, इंडिया से गया इंडिया। चाइना, अरे रुक जा, इंडिया को चीयर कर रहा है, मैच थोड़ी चल रहा है उसका, रुक। फिर जापान, और फिर गया यूएस। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से देश की इनकम है भाई, आज ये बता दो मेरे को। आप बोलो। धीर कह रहा है मैं बताता हूँ। ऊपर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? एयरलाइन कंपनी के। अच्छा एयरलाइन, ये लो एयरलाइन का नाम लिख रहा हूँ मैं, फ्रैंकफर्ट एयरलाइन। चल अब बता, अब बता दे भाई। कह रहा है मैंने तो सहारा एयरलाइन सुनी थी, ये फ्रैंकफर्ट एयरलाइन कौन सी है? चलो मैं अब आपको बताता हूँ ये किस पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में एयरलाइन पे भी डिपेंड नहीं करता। राहुल भाई कहते हैं मैं बताता हूँ भाई, किसी को नहीं पता, किसी में इतना दिमाग होगा ही नहीं। राहुल ने बोला भाई देखो ये ना 4 कंट्री में बांट दो इसे। इंडिया इंडिया में कितना रहा, फिर चाइना चाइना में कितना रहा, जापान जापान में कितना रहा, और यूएस यूएस में कितना रहा। तो जो दिवजोत अभी ब्राउन मुंडे पे नाच रहा था ना, तो वो कह रहा है हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पर, हमारे ऊपर से भी तो गया है, हमें भी पैसे दो। ऐसे ही थाईलैंड वाले लोग हैं, वो भी कह रहे हैं हम क्या पागल बैठे हैं यहाँ पर, हमारे ऊपर से भी गया, हमें भी पैसे दो। ऐसे करके सब लोग लड़ाई कर रहे हो। अब सोचो अगर ऐसा हो, देखो लॉजिकली तो यही है कि हर कंट्री के एरोस्पेस से होकर गया है तो हर कंट्री को हिस्सा मिलना चाहिए, लॉजिकल तो यही है। पर इकोनॉमिस्ट ने बोला कि काश जिंदगी में हमारे पास कोई और काम ही ना होता, फिर तो हम ये कर सकते थे। क्योंकि वंशिका ने बोला कि सर आपको पता नहीं होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ना एक ही जगह से कितनी सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं और कहाँ कहाँ जाती हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अब तो ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, पूरी दुनिया से एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ती हैं, फिर कहीं कहीं से होकर जाती हैं, कभी रास्ता बदल लेती हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला भैया हम इतने वेले नहीं है, हमारी भी अपनी लाइफ है। अगर हम यही हिसाब किताब करते रहेंगे, इतने किलोमीटर यहाँ था, इतने किलोमीटर वहां था, इतने किलोमीटर वहां था, तो भैया हम तो खत्म हो जाएंगे इतनी जल्दी। तो धीर ने बोला कि सर फिर अब करना क्या है ये बताओ। तो मान लेते हैं इस एयरलाइन का नाम था शैंकी एयरलाइंस। सर ये कहाँ की एयरलाइन है, ये तो नाम नहीं सुना मैंने।
ये एयरलाइन जो है ना मेरे बेटे, ये रौनक की एयरलाइन है। रौनक का घर में नाम शेंकी है, तो ये रौनक की एयरलाइन है। अब क्योंकि रौनक जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है, रौनक जो है इंडिया का रेजिडेंट है, तो ये प्लेन कहीं भी घूम रहा हो, किसी भी कंट्री में घूम रहा हो, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही रहेगा। सर अच्छा, अगर ये प्लेन जो है ये थाईलैंड में खड़ा हुआ है तब भी? हाँ, कहीं भी। अच्छा सर, ये प्लेन जो है ये चाइना में, तब भी। सर ये प्लेन पाकिस्तान में खड़ा हुआ तब भी। सर ये प्लेन श्रीलंका, भाई कहीं भी खड़ा है इंडिया के बाहर तब भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अच्छा सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसे ही मेरे बेटे, एक मिनट गुरदीप, आता हूं। शिप्स के साथ भी होता है। सर शिप्स के साथ क्या होता है? बेटा शिप भी तो ऐसे मटकते मटकते चलते हैं धीरे धीरे। अब मान लेते पूरी दुनिया है, ये रहा इंडिया, अब एक शिप ने आना है इधर से, तो वो सुएज कैनाल में अभी पता है ना आपको, एक शिप फंस गया था, वो एवरग्रीन कंपनी का एवर गिवन शिप फंस गया था। तो कहने का मतलब ये है मेरे बेटे, शिप भी बहुत सारी कंट्रीज के पानी में से होकर गुजरते हैं। तो जब वो बहुत सारी कंट्रीज के पानी में से होकर गुजरते हैं, तो उन्होंने भी वही राहुल वाली बात बोली कि भाई हमारी पानी से होकर गुजरा है तो हमें भी कुछ ना कुछ शेयर तो चाहिए ही चाहिए। इकोनॉमिस्ट ने बोला भैया इतना हिसाब किताब नहीं कर सकते हम। तो फिर यही बात हुई कि उस शिप का जो भी मालिक होगा, वो जिस भी कंट्री का रेजिडेंट है, इस शिप को वहीं की टेरिटरी मान लिया जाएगा। तो लेट्स सपोज कि इस शिप का जो मालिक है वो अरमान तो लक्ष्मी साड़ी सेंटर, सॉरी, सारा है इसकी जो ओनर है। तो सारा इसकी ओनर है। सारा क्योंकि इंडिया की रेजिडेंट है, ये शिप भी इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। अच्छा सर, और इससे होने वाली जितनी भी इनकम होगी ना, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बनेगी। पर सर शिप तो यूएसए से चलता हुआ आ रहा है, यूएस की टेरिटरी नहीं बने। नो, यही तो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं। इंडिया की जमीन आती है, इंडिया का पानी आता है, इंडिया की हवा आती है, और इंडियन लोगों के जितने भी शिप या जितने भी एयरक्राफ्ट बाहर ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो भी इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट है। तो सर उनसे जो पैसा आएगा वो तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना? नहीं, क्योंकि वो टेरिटरी का पार्ट है, इसीलिए वहां से आता हुआ पैसा इंडिया की डोमेस्टिक इनकम ही होगा। अच्छा सर, आप ये बता रहे हो कि हमारी क्या क्या टेरिटरी है, जो जो टेरिटरी है वो डोमेस्टिक इनकम भी बनेगी। यस मेरे बेटे। अच्छा, डीजे आदि बोलते हैं मेरे को फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि सारा इंडिया की जो बंदी है जिसके शिप्स चल रहे हैं, उसके अकेले के शिप नहीं है, मान लेते हैं उसके यूएस के साथ बिल गेट्स बंदा जो है बीजी, उसके साथ टाई अप है, आधे आधे, तो आधी आधी इनकम बढ़ जाएगी बेटा दोनों कंट्रीज में। ऐसा कुछ नहीं है, इनको तो करना आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड, एक मिनट गुरदीप, बाय रेजिडेंट्स इन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में अगर हमारे रेजिडेंट्स के कोई शिप एयरक्राफ्ट चलते हैं तो वो भी हमारी टेरिटरी का पार्ट है। यस गुरदीप, व्हाट इज योर डाउट? सर जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जैसे कहीं पे कोई रोड बनती है अच्छी, या फिर कहीं पे कोई मॉल बनता है, तो आसपास की चीज़ों को भी प्रॉफिट होता है। अब जैसे कोई इंडिया का कोई सिटीजन है जिसने इंडिया में पहले एयरपोर्ट बनाया, देन इंडिया के बाहर भी एयरपोर्ट बनाया, वो इंडिया के बाहर को वैसे प्रॉफिट तो नहीं दे रहा, बट एयरपोर्ट के आसपास की चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वहीं पे जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में एक एयरपोर्ट बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट इसमें अगर उसको लोन चाहिए होगा बनाने के लिए, तो उसको सिर्फ इंडिया से मिलेगा, या फिर प्रॉफिट, हल्का सा प्रॉफिट तो ऑस्ट्रेलिया को हो रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। बेटा जो उससे एयरपोर्ट बनवा रहा है वो पैसे देगा ना उसे। अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उससे एयरपोर्ट बनवा रही है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही तो पैसे देगी। और मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरे को मेरी मेहनत के पैसे मिल गए, मुझे क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि मैं एक बिल्डर हूँ, DLF बिल्डर हूँ, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उससे बाकियों को फायदा हुआ, बाकियों ने थोड़ी बोला मेरे को बनाने को, वो मेरे को पैसे नहीं देंगे। पर हाँ, अगर गवर्नमेंट ऐसे पैसा मांगती है तो देने पड़ते हैं, वो स्पेशल असेसमेंट के अंडर आ जाते हैं। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, वो यहाँ कनेक्टेड नहीं है वो। आओ तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब एक ना फिशिंग वेसल होती है। सर ये फिशिंग वेसल क्या होती है? फिशिंग वेसल जो है ना, वो ना कुछ स्पेशल टाइप के शिप्स होते हैं।
ये शिप्स का काम होता है, ये डीप वाटर्स में जाते हैं, बहुत ही गहरे पानी में चले जाते हैं, डीप सीज में चले जाते हैं, मतलब जहाँ तक पहुँचने में इनको 10-10 दिन लग जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि शिप से पहुँचने में 10 दिन लगेंगे वहाँ तक। और वहाँ पर जाकर अपने शिप को रोकते हैं, वहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, जाल बिछाते हैं। अब देखो, जब मछलियों को लेकर आएंगे 10 दिन बाद, वो तो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, वो तो ख़राब हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनकी तो क्वालिटी ही ख़राब हो जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं उन्हें। तो इसी वजह से धीर कुछ स्पेशल टाइप के शिप्स होते हैं जिसमें कि उन्होंने एक प्लांट लगा रखा होता है। सर, प्लांट लगाने का मतलब क्या है कि कुछ एक सेटअप बना रखा होता है सो दैट जितनी भी फिशेज हम कैच करें उनको वहीं पर ही कट करके उन्हें एक बॉक्स में पैक कर देते हैं और उस पर एक स्टिकर चिपका देते हैं कि इस दिन का कैच है ये। इससे क्या होता है, जब पोर्ट पर वो सामान उतरता है तो इट इज रेडी फॉर सेल, आप उसे सीधा सीधा बेच सकते हो, आपको कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो काम पोर्ट पर आकर होता, सपोज वो काम जो है पहले ही हो जाता है। अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं है, बात समझ आती है, कोई चिंता नहीं है। तो फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स। अब ये ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, मैं जरा उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे आप छोटे होते थे ना, तो आपको ना बचपन में ना ऑन शोर ऑफ शोर माइनिंग पढ़ाई जाती थी। तो उसमें आपको बताया जाता था, बेटा जमीन के नीचे भी तेल है, पानी के नीचे जो सी बेड है ना उसके अंदर भी तेल होता है। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो, फिर उसे तैर के निकाल के लाते हैं। फिर मैम बोलती रही, नहीं बेटा, एक ऑयल रिग बनाई जाती है। अब ये ऑयल रिग क्या होती है, ये स्पेशल टाइप की मशीनरी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि पानी में ऐसे करके गाड़ा जाता है, ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी एक मशीनरी सी सेटअप होती है जिससे कि ऑयल निकाला जाता है। बहुत ज़्यादा महंगी होती नहीं है, सस्ती सी होती है, करीबन 60-70 हज़ार करोड़ रुपए की होती है। होते ही कितने, इतने पैसे तो लड़कियां हमारे यहाँ कंजकों में इकट्ठा कर देती हैं, 60,000 करोड़ रुपए, कोई ज़्यादा नहीं है मेरे बेटे। अब चलो कोई बात नहीं, इसका किराया भी कोई ज़्यादा नहीं होता, जैसे कुछ लोग ना इसे किराए पर ले लेते हैं किराया भी कितना है, 5 करोड़ पर डे। बोलो कोई किराया है ये? 5 करोड़ एक दिन का, क्या है ये? कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे इंडिया में रिलायंस जो है वो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एक्सप्लोरर है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट डज नॉट ओन्स एनी ऑफ देम। सारी किराए पे ली हुई है पूरी दुनिया में। जर्मनी इज, एक दिन में इससे कमाई कितनी होती है लगभग? ये बताएंगे मेरे बेटे, मैंने पूछा नहीं, मेरी बात थी मुकेश से, करूंगा। चलो छोटी मोटी बातें नहीं करते ना हम लोग, इसलिए। तो जर्मनी जो है इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज ऑयल रिग्स है। जापान ने भी बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है अबैन ऑफशोर। ये मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके नाम में ही ऑफशोर है, तो ये ऑफशोर माइनिंग के स्पेशलिस्ट हैं। इनके पास एक ऑयल रिग है। अगर कभी आपने शेयर मार्केट का टिकर देखा होगा ना नीचे, जैसे जो भी बिजनेस चैनल होते हैं जिनको आप स्किप कर देते हो फटाफट के, तू क्यों आ गया बीच में, वो कार्टून नेटवर्क लगाते हुए स्किप हो जाता ना तुम्हारे हाथ से, तो वो जो नीचे टिक्कर आ रहा होता है ना मेरे बेटे, वो टिक्कर में सबसे पहला शेयर इसका होता है, अबैन ऑफशोर का। देखना आप कभी। चलो, इसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। सर, ये इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं? बेटा, जो पानी किसी की टेरिटरी में फॉल नहीं कर रहा होता ना, उसको इंटरनेशनल वाटर्स बोल देते हैं। सर, जैसे कि मान लेते हैं, ग्लोब बना रहा हूं मेरे बेटे, ग्लोब, जैसे ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूएसए, ऐसे करके ड्राइंग देख रहे हो तुम, ये अफ्रीका बना दिया मैंने। ओके, तो जैसे देखो थोड़ा बहुत पानी जो है हर किसी की अपनी टेरिटरी है, पर कुछ पानी ऐसा होता है जो कि किसी की टेरिटरी में फॉल नहीं कर रहा होता, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल वाटर्स। तो सर फिर ये किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। सर इनके नाम तो बता दो 2-4। हाँ बेटा, जैसे कि वो यूएनओ सुना है ना आपने, बस ये उसी को बिलोंग करता है। जैसे एंटार्क्टिका जो है वो किसी कंट्री की टेरिटरी नहीं है, अगर आपको पता है तो।
एंटार्क्टिका जो है कॉन्टिनेंट जो है वो किसी कंट्री की टेरिटरी नहीं है, ठीक है ना भाई रौनक, ये किसी कंट्री की टेरिटरी नहीं है। मैं कहा भाई पूछ लूँ भाई से। फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर। तो अगर हमारा मुकेश भाई एंटार्क्टिका में जाकर, सोच रहे हो कहाँ पर, एंटार्क्टिका में जाकर एक ऑयल रिग लगा ले, सर ऐसे कैसे लगा ले? हाँ बेटा परमिशन के साथ लगा ले, ये कौन सा बजरंगी भाईजान है कि तारों के नीचे से कूद कर आ जाएगा। तो बेटा परमिशन के साथ अगर पूछ के वहां पर ऑयल रिग लगा लेता है और इसे परमिशन मिल जाती है, तो फिर ये पार्ट जो है, जितने पार्ट में ऑयल रिग लगा हुआ है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगा। ठीक है सर, आप हमारी आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोल रहे हो, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, टेरिटोरियल वाटर्स एंड इट्स एरोस्पेस। दूसरा आपने बताया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन 2 और मोर कंट्रीज। तीसरा आपने बताया फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। ये तीनों हमारी टेरिटरी का पार्ट है। चौथा, एम्बेसीज एंड military establishments in abroad। सर अब ये एम्बेसी क्या होती है? तो जैसे मान लेते हैं कि जब दिवजोत को कनाडा जाना था तो ऐसे सीधा तो कनाडा चले नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं, परमिशन मांगनी पड़ती है मेरे बेटे। तो अब सोचो कितना बुरा हो कि दिवजोत को पहले कनाडा जाना पड़े, वहाँ से परमिशन लेकर आना पड़े, फिर वो बैग पैक करे इंडिया आकर फिर जाए। तो इसीलिए सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं, हर दूसरी कंट्री में अपना एक एक्सटेंशन ऑफिस खोलती हैं। सर एक्सटेंशन ऑफिस का मतलब, तो सपोज अगर कनाडा है, कनाडा जाना है हमारे दिवजोत भाई को इंडिया से, तो कनाडा ने इंडिया में ही अपना एक ऑफिस बना रखा है जिसको हम एम्बेसी बोलते हैं। इस पर कनाडा का झंडा लगा हुआ है। दिवजोत ब्रो जो हैं वो पूछते हैं यहाँ से, मे आई गो टू कनाडा? तो बोलते पहले नाम तो सीख ले बोलना, कहता हम ऐसे ही बोलते हैं। उसे बोल देते हैं यस आप चले जाओ। भाई कनाडा पहुंच गया। ऐसे इंडिया में यूएस की भी एम्बेसी होगी, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कंट्री जैसे जापान की भी एम्बेसी होगी, ऐसे ही पाकिस्तान की भी एम्बेसी होगी, ऐसे ही यहाँ पर चाइना की भी एम्बेसी होगी। पर क्या इंडिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी होगी क्या? यस और नो, क्या लगता है? नो सर, नो सर। नहीं, नहीं होगी। तो एक्चुअल में जो इंडिया की एम्बेसी है वो कहां पर होगी? वो बाकी कंट्रीज में होगी, जैसे कनाडा में होगी इंडिया की एम्बेसी, यूएस के अंदर होगी इंडिया की एम्बेसी, ऐसे ही मेरे बेटे और भी कंट्रीज में, जापान के अंदर होगी इंडिया की एम्बेसी, पर इंडिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी नहीं होगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि हमारी टेरिटरी का पार्ट क्या बनेगा? ध्यान से सुनना। इंडियन एम्बेसीज इन अब्रॉड ऑप्शन 1, या अदर एम्बेसीज इन इंडिया ऑप्शन 2। इनमें से कौन सा हमारी टेरिटरी का पार्ट बनेगा? बताओ। ऑप्शन ऑप्शन 1, Indian embassies in abroad. We will be controlling those embassies while sitting in India. And similarly, US embassy is not controlled by the regulations of India. It will be controlled by the regulations of United States of America. Same goes with Canadian embassy. Canadian embassy will not be controlled by the rules and regulation of the government of India. It will be ruled and regulated by the rules and regulations those framed by the Canadian government. तो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट इंडिया की एम्बेसी बनेगी, जो कि इंडिया में नहीं होगी, इंडिया के अलावा बाकी जगह होंगी। इसीलिए मैंने लिखा है एम्बेसीज इन अब्रॉड। सर किसकी एम्बेसी? अरे हमारी खुद की एम्बेसी। अब हम इंडिया से बैठे बैठे पाकिस्तान की एम्बेसी को थोड़ी कंट्रोल करेंगे जो कि यूएसए में है। नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, वी आर नॉट द ओनर्स फॉर दैट। सो वी कैन कंट्रोल आवर ओन एम्बेसीज इन अब्रॉड। एम्बेसी का ना एक और भी नाम होता है। अच्छा सर, और क्या नाम होता है एम्बेसी को? और किस नाम से बुलाते हैं एम्बेसी को? मेरे बेटे कंसलेट्स भी बोला जाता है। एम्बेसी को बेटा हाई कमीशन भी बोला जाता है। ये सब एम्बेसी के नाम है। ऐसे ही फिर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन अब्रॉड। अब ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है?
एक दिन क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, ठीक है। जब लड़ाई हुई तो इंडिया इतना गुस्सा हो गया कि इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी है ना वो पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर तक भेज दी। अब इस एम्बेसी ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। एक तरीके से हम जीत गए भाई। पुराने टाइम में जो राजाओं की लड़ाई होती थी वो किस चीज़ की होती थी कि राजा एक प्लेस सेट कर लेते थे कि भाई यहाँ आ जा, वहाँ मिलता हूँ तेरे को। तो वहाँ मिलते थे एक दूसरे से, लड़ाई के टाइमिंग डिसाइड होते थे। हमारी तरह नहीं होते थे कभी भी मार दिया बिना बताए ये वो, उनके टाइमिंग्स होते थे सुबह 6 से शाम को 6 तक। तो जैसे ही अगर एक वो बजाते थे, शंख बजाते थे, तो ऐसे कोई तलवार मार रहा होता था, शंख बजता रहा वो छोड़ देता था। देख रहे हो कितने एथिकल लोग थे मेरे बेटे पुराने ज़माने में। वो कह रहे थे तू तो कल भी मिलेगा, तेरी तो कल गर्दन काट दूंगा मैं। तो ऐसे करते थे। पर फिर बाद में जाकर वो युद्ध क्या होता था कि जैसे जैसे उसकी आर्मी को मारते जाते थे तो उसकी टेरिटरी में घुस जाते थे। जितनी टेरिटरी में घुस जाएंगे उतनी टेरिटरी हमारी हो जाएगी। और अगर गलती से हम उसके फोर्ट में घुस गए, उसके किले में घुस गए और किले पे जाके हमने अपना झंडा लगा दिया, तो हम उसका पूरा राज्य जीत गए हैं। क्योंकि हम उन्हें ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर पहले झंडा लगा था पुराने राजा का, अब झंडा हमने लहरा दिया। अच्छा जी, ऐसे ही आज भी होता है। अब अगर हमारी मिलिट्री जितनी अंदर घुस जाएगी और वहाँ पर जाकर अपना झंडा लगा देगी, झंडा लगाने का मतलब ये हम यहाँ तक आए थे, अब ये टेरिटरी हमारी होगी। ऑल्दो इतनी लड़ाई होने नहीं देता यूएन, वो कहता है क्या करोगे लड़के, फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से ये पॉइंट जो है वो अभी के लिए यूज़लेस हो जाता है। तो बेटा एम्बेसीज एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन अब्रॉड, तो अगर इंडिया ने कहीं अपनी एम्बेसी खोल रखी है तो वो एम्बेसी टेरिटरी हमारी। इंडिया ने अगर कहीं अपनी मिलिट्री बिठा रखी है तो वो टेरिटरी हमारी। इंडिया के किसी पर्सन का इंटरनेशनल वाटर में शिप फिशिंग वेसल चल रहा है, वो हमारी टेरिटरी है। इंडिया के बंदे का, मुकेश अंबानी का ऑयल एंड नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल वाटर्स में, हमारी टेरिटरी है। इंडिया के किसी पर्सन का शिप एयरक्राफ्ट बाहर है किसी भी कंट्री में, हमारी टेरिटरी है। इंडिया की अपनी ज़मीन, इंडिया का अपना पानी और इंडिया की अपनी एरोस्पेस, ये सब हमारी टेरिटरी है। तो सिर्फ ये चीज़ें जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या क्या आता है। डीजे आदि, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। डीजे आदि मेरे से पूछते हैं सर पीओके के बारे में तो कुछ बोला नहीं आपने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो बिकॉज इट सेज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इस वजह से मेरे बेटे वो इंडिया की टेरिटरी में तो आ ही नहीं सकता ना। चलो ठीक है, अब ना मैं कुछ आपके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। ये एग्जाम्पल्स जो हैं करीबन 8-9 के करीब होंगे। आपको पहले 2 एग्जाम्पल तो बहुत ही ईजी लगेंगे, आपको लगेगा अरे वाह ये कुछ सिखाया थोड़ी सर ने, सर तो मजाक करते हैं, सर को सिखाना तो आता नहीं। पर जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल्स आगे लेकर चलूंगा बेटा, आपके कंफ्यूजन्स, आपके डाउट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। उन डाउट्स को प्लीज कंट्रोल करके रखिएगा, ठीक है। आप अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं मेरे बेटे, बिकॉज आई नीड आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हाँ जी गुरदीप। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी सर, जैसे किसी बाहर की कंट्री में जैसे वियतनाम हो गया, वहाँ पे पहले टेरर का बहुत सिचुएशन था, तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी थी हेल्प के लिए। नहीं, वो हेल्प के लिए, वो मिलिट्री इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं भेजी है। मैंने लिखा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कि अगर हमने लड़ाई में मिलिट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश कराया तो हेल्प करने के लिए भेजी है, तो फिर ऐसे तो कोई कंट्री हेल्प करने के लिए बुलाएगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। मतलब अगर वैसे अगर हम कैंप भी वहाँ पे बना रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी का कैंप बना है वियतनाम में, नहीं काउंट होगा। नो, नॉट एट ऑल। जी चलिए आइए। हाँ तो बेटा अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। चलिए आइए, कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं आपसे। पहला एग्जांपल आपने बताना कि किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो ये रहा यूएस। अच्छा, जितने भी मैं एग्जांपल्स दूंगा मेरे बेटे, उसमें मैं एक अमीर इंसान की बात करूंगा, वो अमीर इंसान मैं होऊंगा। आपको बनाऊंगा तो आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगी कि यार मैं तो नहीं हूं, फिर क्यों बोल रहे हैं, तो इसीलिए मेरे बेटे ओके प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे। आओ, तो देयर इज यूएस, देयर इज इंडिया। अब यूएस ने इंडिया में अपनी एक एम्बेसी खोली है, यूएस एम्बेसी। मैं पूछ रहा हूं ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? बताओ बेटा, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक इनकम भी यूएस की है। Kyra says, sir, airlines like British Airlines, which have a few planes, they also take off from India as well. So, are they considered the domestic territory of India? No, beta.
इसीलिए ही तो वो रूल है ना कि वो जहाँ के रेजिडेंट, मतलब उसका जो मालिक है जहाँ का रेजिडेंट है वहाँ का, अब चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी खड़ा हुआ हो प्लेन। ओके कायरा? चलो, देन वी हैव यूएस एंड इंडिया। अब नहीं कहती, अब तो ये तो मैं बताऊंगी। अब देखना इंडियन एम्बेसी खुलेगी यहाँ पर, मेरे को इसका आंसर इंडिया बताना है। हाँ बेटा अवनी, डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है मेरे बच्चे? ये सर इंडिया। देखा, सोच के बता रही, कह रही है लोगों को ये ना लगे कि आपका आंसर सुना है मैंने। तो डोमेस्टिक इनकम भी इंडिया की है। ओके परफेक्ट, सही आंसर एकदम। अब कंफ्यूजन शुरू होंगी पर वो अभी ठीक हो जाएंगी, फिर फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में मजा आएगा। चलो आओ, इंडिया एंड यूएस। यूएस का ना एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इंडिया में आकर बिजनेस करना शुरू करा। मुझे ये बताओ, जो इन्होंने ऑफिस खोला इंडिया में, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? ध्यान रखना यूएस की कंपनी है। इंडिया। इंडिया की। हाँ जी गुरलीन, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सर इंडिया की कैसे हो गई? ये तो यूएस की कंपनी है। क्या मैंने यहां कहीं कंपनी मेंशन करा था कि अगर आपने बाहर कंपनी खोली तो आपकी टेरिटरी है? गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी भी होती तो भी नहीं है भाई, तो भी नहीं है। ओनली एम्बेसी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट ने एसबीआई की ब्रांच खोल दी वहां पर, वो इंडिया की टेरिटरी थोड़ी बन जाएगी। अच्छा सर, तो सर इससे जो इनकम आ रही है, ये अब नया डाउट पैदा होगा, वो तो यूएस की होगी ना? यहां से एक नया डाउट पैदा होगा, प्लीज इसे पैदा होने दो। ये अभी थोड़े टाइम बाद 5-6 साल का हो जाएगा, देखना। अभी यही डाउट के बारे में आज बात करूंगा। इंडिया का एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच के बाद आना, इनकी एक ब्रांच है मेरे बेटे यूएस में, ठीक है? ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है मुझे ये बताओ बेटा। यूएस। ये यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी है। परफेक्ट सर, क्योंकि ना तो ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, पॉइंट्स देख रहा हूं ना, 4 पॉइंट्स है ना, सेटिस्फाई कर लेते हैं सर। ना तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, ना ही इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में, ना ही उसकी एरोस्पेस में है, तो पहला पॉइंट में तो नहीं फॉल करता है, तो इसलिए हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट सर आपने करा है शिप एंड एयरक्राफ्ट। एसबीआई शिप भी नहीं है और एयरक्राफ्ट भी नहीं है। ऐसी एसबीआई मछली पकड़ने वाले तो है नहीं है, फिशिंग वेसल भी नहीं है, ना ही ये तेल निकालने गए हैं वहां पर, ये तो वहां लंच करने के लिए गए हैं मेरे बेटे, ठीक है ना? ऐसी ना ही ये एम्बेसी है और ना ही मिलिट्री है। ये इनके एम्प्लॉयज को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी मिलिट्री में जा सकते हैं मेरे बेटे, ठीक है कि नहीं? वो बेचारे बहुत ही वीक से होते हैं, इसलिए वो हमेशा लंच करते रहते हैं। आप में से अगर किसी के पेरेंट ऐसे यहाँ काम करते हैं तो मेरे बेटे वही काम करते हैं सिर्फ एसबीआई में, बाकी सब गंदे हैं। आपके पेरेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो एसबीआई में काम करने जाते हैं। डोमेस्टिक इनकम यूएस की सर एसबीआई हमारी कंपनी, हमारी इनकम बाद में बात करेंगे, इस डाउट को बड़ा हो लेने दो मेरे बेटे। अभी तो ये 1-2 साल का ही है, क्रॉलिंग बेबी है अभी ये। तो वी हैव यूएस, वी ऑल्सो हैव इंडिया। तो इंडिया का एक बहुत ही अमीर इंसान, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना कोई, उसने यूएस में एक प्रॉपर्टी खरीदी। ओके, ये प्रॉपर्टी उसने बहुत ही पॉर्श एरिया में खरीदी, वहां का न्यूयॉर्क में। आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं, बहुत पॉर्श एरिया मेरे बेटे, ठीक है? मैं बता रहा हूं ना, कोई बात नहीं। इसको उसने किराए पर दे दिया। देख रहे हो कितना अमीर बंदा होगा जिसकी यूएस में प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है। किराए पर दे दिया और उसे किराया मिल रहा है। सर कितना किराया? रेंट मिल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, 2000 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। सर रुपीज़ में रेंट मिल रहा है, हमें पागल बना रहे हो क्या? डॉलर में बताऊंगा तो तुम 70 से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, मैथ्स तुम्हारी वीक है, गलत मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए मैंने बताया तुम्हें 2000 करोड़ रुपए पर मंथ का रेंट आ रहा है, ठीक है सर? और ये किराए पर दे दिया मैंने। किसको दिया सर किराए पर? ये किराए पर दे दिया मैंने रशियन एम्बेसी को। क्या बात है सर। अब मुझे ये बताओ
ये टेरिटरी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? रशिया। रशिया। यूएस। कुछ बच्चे तो स्पेक्टेटर्स हैं, कह रहे तुम बोल लो हम तो सुन लेंगे, जो बोलोगे हम तो वो कर लेंगे, तुम्हारे ही तो मार्क्स आएंगे। हाँ पूजा बेटा, ये किसकी टेरिटरी है? यूएस। अच्छा टेरिटरी पूजा तेरी आवाज चेंज हो गई, लड़के की आवाज हो गई। पार्ट मिलेगा। पूजा पूजा ओ पूजा किथे आ की कर दी सी, सुनी नहीं। अच्छा युवराज, क्वेश्चन ये है कि मैंने ना एक प्रॉपर्टी है मेरी यूएसए में, वो प्रॉपर्टी मैंने किराए पर दे दी है। किसको दे दी है? रशिया की एम्बेसी को दे दी है। मैं पूछ रहा हूँ ये जो एम्बेसी खुली है यहाँ रशिया की मेरी प्रॉपर्टी पे जो कि यूएस में है, ये किसकी टेरिटरी का पार्ट है? यूएस या होगा शायद। ये रशिया की टेरिटरी का पार्ट है। सर क्यों बेटा, किसकी एम्बेसी खुली है यहाँ पर? रशिया की एम्बेसी खुली है, तो ये टेरिटरी भी रशिया की, पर सर ये प्रॉपर्टी तो यूएसए में है, तो बेटा वहाँ एम्बेसी किसकी खुली है? रशिया की। अब यहाँ वो डाउट 3-4 साल का हो गया, टेंशन मत लो। अब यहाँ डाउट याद है, सर रशिया तो पे कर रहा है, उसकी इनकम कैसे हो सकती है? अभी बात करेंगे बेटा। यूएस, इंडिया, यूएस का एक बहुत ही अमीर इंसान, हाँ जी ड्यूअल सिटीजनशिप है मेरे पास, ओके गुड। उसकी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत मैसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपने सिलेक्ट सिटी वॉक देखा है मेरे बेटे, उसके सामने एक बहुत ही पॉर्श एरिया हौजरानी, वहां पर है प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही पॉर्श एरिया में प्रॉपर्टी है। 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है। जय खुश हो रहा, कह रहा मैंने देखा है वो एरिया, ओके कोई नहीं। यहां से उस पर्सन को रेंट मिल रहा है 2000 करोड़ रुपए पर मंथ का। सर क्या बात है। और ये प्रॉपर्टी उसने किराए पर चढ़ाई है बेटा तुम्हारी फेवरेट कंट्री की एम्बेसी को, कीनिया की एम्बेसी को, निगा। तो मैं पूछ रहा हूं ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, मुझे जल्दी से बता दो। कीनिया। ठीक है, वंशिका, नमन और बाकी लोगों का आंसर आया मेरे पास कीनिया। खुशी कह रही डोमेस्टिक इनकम तो मैं बताऊंगी। हाँ खुशी बेटा, ये किसकी डोमेस्टिक इनकम है मेरे बच्चे? कीनिया। खुशी कह रही कुछ नहीं करना, जो ऊपर लिखा है वही नीचे बोल देना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। RIP ब्रेन। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड करते हैं। इंडिया का एक बहुत ही अमीर इंसान, उसकी यूएस में प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, उसको वहां से रेंट मिलता है 2000 करोड़ रुपए पर मंथ, और उसने उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा दिया है। किसको दे दिया है सर? ऑडी को दे दिया है। ऑडी जो कि जर्मनी की एक कंपनी है। मुझे ये बताओ ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? यूएस। ये यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी की अगर एम्बेसी होती तो जर्मनी बोलता, पर ये जर्मनी की कंपनी, और कंपनी ऊपर वाली लिस्ट में तो इंक्लूडेड थी नहीं। अच्छा डोमेस्टिक इनकम किसकी है? खुशी कह रही मैं बताऊंगी। खुशी? यूएस। ये वेरी नाइस। इतना दिमाग किसी किसी में ही होता है मेरे बेटे, कि ऊपर से देख के नीचे सिंपल आंसर नहीं होनी चाहिए इनकम। अभी देख लेते हैं बेटा। यही डाउट को तो मैं कह रहा था अभी बड़ा हो लेने दो, मतलब जब तक तुम्हें ये नहीं लगने लग जाता कि सर ही गलत पढ़ा रहे हैं यार, इसे आते ही नहीं है, तो तब तक डाउट को बड़ा तो हो लेने दो। तो भैया यूएस का बंदा, इंडिया में प्रॉपर्टी, यूएस रेंट जा रहा है 2000 करोड़ रुपए पर मंथ का। इसको हमने किराए पर दिया है जापानीज बैंक को। बताओ ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। आपने सही आंसर दिया है। खुशी बेटा ये किसकी डोमेस्टिक इनकम है? सर जापानीज होने चाहिए पर इंडिया बोलूंगी। ठीक है, खुशी कह रही है कि सोचने को तो कुछ और आ रहा है पर बोलना तो सही आंसर है ना।
इंडिया। ठीक है, अब मेरा मास्टर क्वेश्चन है, यूएस, इंडिया का पर्सन यूएस में प्रॉपर्टी से रेंट 2000 करोड़ रुपए एक महीने का, एंड दिस प्रॉपर्टी इज गिवन टू चलो पाकिस्तानी एम्बेसी। माय गॉड, सरफराज जहां धोखा देता था पीके मूवी में। चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर ना कुछ लोग काम कर रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पर एक यूएस का बंदा काम कर रहा है, उसकी सैलरी 2 करोड़। भाई ये थोड़ी है पाकिस्तान एम्बेसी, तो पाकिस्तानी ही होंगे सारे लोग। चाइनीज़ बंदा काम कर रहा है, चाइना का बंदा काम कर रहा है 3 करोड़। इंडिया का बंदा काम कर रहा है 4 करोड़। और कौन सी कंट्री बोलो ना तुम्हारी फेवरेट, चलो तुम्हारी फेवरेट कीनिया 5 करोड़। पाकिस्तान के भी एक बंदे से काम करा लेते, चलो 2 करोड़। चलो बेटा, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी आज बता दो मुझे। सर ये आपने 2 करोड़ 3 करोड़ का लिखा है। सैलरी है बेटा ये इनकी, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पाकिस्तान। डोमेस्टिक टेरिटरी है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ये करके दिखाओ डोमेस्टिक इनकम मतलब बताओ। पाकिस्तान। 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 ये देखो, अभी इतनी सारी कंट्रीज हैं, कुछ बोले नहीं इनका तुमने। चलो आओ, तो अब जरा मैं आप बताना, हाँ जब हाँ हमने यूएस का बताया था मेरे कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, कुछ भी नहीं है मेरे बेटे, मैंने तो ये बताया कि यहाँ पर यूएस का एक पर्सन काम कर रहा है, एक चाइना का बंदा काम कर रहा है, एक इंडिया का, एक कीनिया का और एक पाकिस्तान का। ये सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं पूछ रहा था कि ये जो एम्बेसी है यहाँ से, ये डोमेस्टिक इनकम किसकी है? तो सबने बोला पाकिस्तान, क्योंकि टेरिटरी पाकिस्तान की थी। तो अब मैं इन्हें ना, वो जो इनका डाउट है जो बहुत देर से दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं कि अरे यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजिंग है, वो डाउट को अब क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे देश ने कितने पैसे कमाए देश के अंदर। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में लिखता हूँ पहले, हाउ मच इनकम was generated in our territory, in our domestic territory। यानी कि हमारी टेरिटरी में कितनी इनकम ओरिजिनेट हुई। हमें ये नहीं देखना कि कितनी इनकम हमने कमाई है, हमने ये देखना कि कितनी इनकम उत्पन्न हुई है, कितनी इनकम पैदा हुई है हमारी टेरिटरी में से। अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बताओगे? अब मैं आपको ना इसका एक बहुत छोटा सा मतलब बताता हूं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, वो याद है ना, लक्ष्मी साड़ी सेंटर की बात कर रहे थे। अरमान इसका मालिक था, साड़ियां पहन पहन के लोगों को दिखा रहा था, उसी पैसे से गोवा जा रहा था। तो ये लक्ष्मी साड़ी सेंटर जो है मेरे बेटे, बहुत ही बड़ी मार्केट में दुकान है मेरे बेटे, चांदनी चौक में दुकान है, बहुत सारे लोग यहाँ से साड़ियाँ खरीदने आते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा अरमान से, अरमान भाई ये तुम्हारी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? तो कह रहा मेरी दुकान से पता है 100 लोगों का पेट पलता है। मैंने कहा कैसे? कह रहा 99 लड़के काम करते हैं और मैं डमी बन के सबको दिखाता हूँ, सारे कस्टमर्स को, और देखो हम 100 लोगों का पेट पलता है। मैंने कहा अच्छा जी, 100 पीपल हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 100 लोगों का पैसा अपनी जेब में डालकर घर ले आता है। बेटा लक्ष्मी साड़ी सेंटर है, लक्ष्मी चिटफंड नहीं है ये कि 25 दिन में पैसा डबल कर देगा। तो लक्ष्मी साड़ी सेंटर है, इसको तो अपने एक के ही पैसे मिलते होंगे ना, बाकी 99 की इनकम तो ये बांट देता है। तो मैंने इससे पूछा कि आपके यहाँ पर कितनी इनकम ओरिजिनेट होती है? तो कह रहा ये जो 99 लड़के हैं इन सबकी सैलरी 10-10 हज़ार रुपये है, तो 9,90,000 रुपये ये हो गए, और मुझे मेरे घर वाले 1,000 रुपये देते हैं डमी बनने के, तो 9,91,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरमान अपने घर में 9,91,000 रुपीज़ ले आता है। नो, इसका मतलब ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि इस दुकान में कितनी इनकम पैदा होती है, तो दैट विल बी द डोमेस्टिक इनकम ऑफ दैट शॉप, दैट इज 9,91,000। बट व्हाट इनकम डज द ओनर टेक्स टू हिज होम? दैट इज ओनली 1,000 रुपीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि हमने कितना कमाया, कितना पैसा हमने कमाया।
डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कितना पैसा जनरेट हुआ। अच्छा सर, और एनएफआई होता है कि बाहर से कितना है एंड सो ऑन। इस चैप्टर का नाम नेशनल इनकम नहीं है, इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो अब मैं आपको इसकी अकाउंटिंग सिखाता हूँ। सिखाओ सर। गुरदीप प्लीज वेट। आइए अब जैसे इसकी बात करते हैं। ये पहला एग्जांपल आपके लिए बहुत इजी था, इट वाज लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। आपने देखा यूएस की एम्बेसी है, इंडिया में है, तो ये किसकी टेरिटरी है? यूएस की है। तो जब टेरिटरी यूएस की है तो डोमेस्टिक इनकम भी उसी की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं था। दूसरे क्वेश्चन में भी डाउट नहीं था हमें कि यार इंडिया वाले लोगों ने इंडिया की एम्बेसी खोली बाहर, तो वो टेरिटरी इंडिया की है, तो डोमेस्टिक इनकम भी इंडिया की होगी। पर डाउट कहाँ आना शुरू हुआ? यहां पर कि यार यूएस के एक पर्सन ने इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट खोला, मान लेते बिल गेट्स ने इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट खोल दिया, तो अब बिल गेट्स क्यों खोलेगा? ये इंडिया की इनकम बनाने के लिए थोड़ी खोलेगा, इससे तो अपनी इनकम बनाएगा ना, वो अपनी इनकम थोड़ी बनाएगा। तो बेटा ये नेशनल इनकम तो यूएस की ही है, डोमेस्टिक इनकम इंडिया की। सर डोमेस्टिक इनकम इंडिया की क्यों है? डोमेस्टिक इनकम ये नहीं बोलती कि किसका पैसा है, डोमेस्टिक इनकम बोलती है कि वो पैसा ओरिजिनेट कहां हुआ है। तो ओरिजिनेट वहां हुआ होगा जिस टेरिटरी में वो खुला होगा, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में खुला तो इंडिया की टेरिटरी में ओरिजिनेट हुआ। हां, पैसा चले गया यूएस। अच्छा सर, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब लेट्स सपोज एक ट्यूशन सेंटर है जिसका नाम है ABC, एक एकेडमी है, ठीक है। यहां पर ना 3 टीचर्स पढ़ाते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब ABC जो एकेडमी है दैट इज ओन्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए के यहां क्योंकि 3 टीचर्स काम करते हैं, तो ए की इनकम है 10 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख। अब अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं कि मेरे को जरा बी की इनकम बताना, तो आप बोल दोगे ना सर 20 लाख रुपए। मैंने कहा ए की 10 लाख रुपए, सी की 30 लाख रुपए, कोई डाउट थोड़ी है, एंड में भी यही बात निकल कर आएगी। ABC यानी कि मिस्टर ए जो है इसके ओनर हैं, उनका हिसाब किताब बना रहा हूँ। मिस्टर ए बोल रहे हैं अरे मेरे ट्यूशन सेंटर में 3 टीचर काम करते हैं, मैं, एक मिस्टर बी, एक मिस्टर सी। इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर ए की इनकम 60 लाख रुपए, ऐसा कभी भी नहीं बोला मैंने। हाँ, मिस्टर ए की टेरिटरी में 60 लाख की इनकम जनरेट होती है, मैंने ये नहीं बोला ए अपने घर पे 60 लाख लेकर आता है, नो, ए की टेरिटरी में 60 लाख रुपया जनरेट होता है। बी ने जैसे ही स्टार्ट को देखा तो बी ने बोला ओ भाई साहब ये 20 लाख रुपए मेरे हैं, मेरे हैं। मिस्टर ए बोल रहे हैं ये 20 लाख रुपए मेरे हैं, मेरे हैं। अब आपको भी लगता है ये पैसे तो 20 लाख रुपए मिलने चाहिए मिस्टर बी को। मिस्टर बी को मिलेंगे, पर ये मिस्टर बी ने अपने सेंटर से तो कमाए नहीं, ये तो किसी और की जगह में गए, वहां काम करा और वहां से पैसे लेकर आए। इसीलिए इनके लिए ये है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये इनकी खुद की टेरिटरी नहीं थी। जैसे वो 99 लड़के जो लक्ष्मी सेंटर पर काम करते थे, वो उनकी खुद की टेरिटरी थोड़ी है, वो टेरिटरी तो मिस्टर अरमान की है। अच्छा सर, तो अब सर हिसाब कैसे होगा? 20 लाख रुपए यहां भी आ गए और 20 लाख वहां भी आ गए। बेटा NFIA का फॉर्मूला था फीफा माइनस फीटा, यहां से 20 लाख रुपए चले जाएंगे, कैंसल, 20 लाख रुपए बी को मिल गए, बढ़िया। बी के लिए ये फीफा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ए के लिए ये फीटा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कोई आया कमा कर ले गया। बी के लिए क्या है? मैं गया कमा कर ले आया। ऐसे ही सी भी बोलेगा ओ भाई साहब 30 लाख रुपए मेरे हैं, तो यहां से 30 लाख रुपए कटेंगे और 30 लाख रुपए यहां जुड़ेंगे। तो ए के पास एक्चुअल में पैसा कितना बचा? 20 लाख ये भी गए, 30 लाख ये भी गए, तो बचे कितने? 10 लाख। यही इनकम तो पहले भी बोली थी मैंने, ए की इनकम 10 लाख, बी की इनकम 20 लाख, सी की इनकम 30 लाख। बस हाँ, ए की डोमेस्टिक इनकम जो है वो 60 लाख रुपए है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब मेरे सेंटर पर, मेरी जगह में, मेरी टेरिटरी में कितनी इनकम ओरिजिनेट हुई, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अच्छा सर, फिर से अब यहां पर बताओगे? हाँ बेटा फिर से बताता हूं। अब देखो, SBI ने प्रॉफिट कमाए होंगे, लेट्स सपोज ये प्रॉफिट हुए 10,000 करोड़ के। ये प्रॉफिट तो इंडिया में आएगा ना, वापस तो इंडिया में आएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये इनकम कहां ओरिजिनेट हुई, तो बताना बेटा कहां ओरिजिनेट हुई ये इनकम?
यूएस, तो वो डोमेस्टिक इनकम है। पर मैं आपसे पूछूं ये इनकम है किसकी, तो आंसर क्या दोगे आप, बोलो। इंडिया। इंडिया है इनकम इंडिया की, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट फाइटिंग ऑन दैट। आई वॉज टेलिंग यू कि हम ये देख रहे हैं डोमेस्टिक इनकम का मतलब वेयर डिड द इनकम अराइज। तभी तो हम बोलते हैं ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम यही तो देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में हमने कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हम भी बना सकते हैं। कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स कॉफी, एप्पल के अगर फोन्स इंडिया में बन रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट अगर इंडिया में सामान बना रहा है, तो वो सारा पैसा भी तो इंडिया में ही जनरेट हुआ है। भले ही चले गया हो बाद में, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बट डोमेस्टिक इनकम तो इंडिया की रहेगी ना, टेरिटरी तो हमारी थी। सर एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ऐसे ही इंडिया का एक पर्सन, मैं, मेरी प्रॉपर्टी थी यूएस में, वो प्रॉपर्टी किसे दी मैंने, रशिया की एम्बेसी को। इंडिया को पैसा आ रहा है, नेशनल इनकम इंडिया की है, पर इंडियन बंदा क्या बोलेगा कि मैं पैसा कौन सी टेरिटरी से कमा रहा हूं, यूएस की टेरिटरी से कमा रहा हूं या रशियन एम्बेसी खुली हुई है तो रशिया की टेरिटरी से कमा रहा हूं। बताना किसकी टेरिटरी से ओरिजिनेट हो रही है ये इनकम, ये रशिया से ओरिजिनेट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी कायरा, यस इट विल बी। हाँ जी, आप में से कोई डाउट पूछ रहा था, मैंने अभी रोक दिया था, बताएं प्लीज। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपका नेट फैक्टर वाला जो था ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो सर इसमें आपका ये कंपलसरी जैसे कंपनी शुड बी अब्रॉड, मतलब इंडियन कंपनी और इंडियन ही आदमी डिफरेंट स्टेट का, वो भी एग्जांपल अभी वो भी एग्जांपल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके हिसाब से एग्जांपल क्यूरेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ अगले एग्जांपल पे आओ। तो यूएस का पर्सन मैं, मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिया में, और ये प्रॉपर्टी कीनिया की एम्बेसी को दी हुई थी किराए पर, रेंट आ रहा था 2000 करोड़ रुपए। तो देखो नेशनल इनकम तो यूएस की है, यूएस को कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत किस चीज में, रेंट ओरिजिनेट कहां हुआ, क्या ये रेंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ या क्या ये रेंट कीनिया में ओरिजिनेट हुआ। क्योंकि ये टेरिटरी कीनिया की थी, क्योंकि यहां कीनिया की एम्बेसी खुली थी, इसीलिए ये डोमेस्टिक इनकम भी कीनिया की है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आइए। मैं, मेरी प्रॉपर्टी यूएस में, किराया मुझे मिल रहा है, नेशनल इनकम तो हर हालत में इंडिया की है। यार तुमसे सीधा अगर मान लेते ये सब ना पढ़ाया होता, सीधा पूछता कि मुझे 2000 करोड़ का रेंट आ रहा है यूएस से, तो बताना कौन से देश की इनकम है, तो बोलते इंडिया। कोई कंफ्यूजन थोड़ी थी। कंफ्यूजन इस चीज की है कि रेंट ओरिजिनेट कौन सी टेरिटरी में हुआ है। सर ये यूएस में ओरिजिनेट हुआ। अच्छा सपोज ये जर्मन कंपनी ना होती, ये जर्मन एम्बेसी होती, तो बताना डोमेस्टिक इनकम में चेंज आता है या नेशनल इनकम में चेंज आता है, बोलो। डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम किसकी होती है उस केस में, जर्मनी। कि हमारे यहाँ इतना रेंट ओरिजिनेट हुआ है, हमारी टेरिटरी में इतना रेंट ओरिजिनेट हुआ है, कमाया नहीं है हमने, मैं ये नहीं बोल रहा कि जर्मनी ने कमाया, बस ओरिजिनेट हुआ है, पैदा हुआ है। अच्छा, पर अभी के लिए सर फिर टेरिटरी भी चेंज हो जाती है ना यूएस की जगह। यस, टेरिटरी जर्मनी, डोमेस्टिक इनकम जर्मनी, ये तो सिंपल होता है, जिसकी टेरिटरी उसकी डोमेस्टिक इनकम है। चलो आओ, जापान ने एक बैंक खोला है इंडिया में, पर वो प्रॉपर्टी यूएस के बंदे की है, तो बताना ये टेरिटरी किसकी हो गई, यूएस, इंडिया की टेरिटरी है। टेरिटरी पूछा बेटा मैंने, इंडिया। नेशनल इनकम किसकी है, यूएस। यूएस। बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं मास्टर क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। इंडिया का पर्सन हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है यूएस में, इस प्रॉपर्टी पर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अपनी एम्बेसी खोल ली है। मैंने कहा तुम किराए पर ले लो, तो वो मेरे को किराया दे रहे हैं 2000 करोड़ रुपए। रुकना, ये किसकी टेरिटरी है पहले तो मुझे ये बता दो। पाकिस्तान। तो डोमेस्टिक इनकम किसकी होगी मेरे बेटे, डोमेस्टिक इनकम किसकी, पाकिस्तान। अच्छा, ये जो यूएस वाला पर्सन है जो कि इस एम्बेसी में काम कर रहा है, ये इनकम कौन सी टेरिटरी से कमा रहा है, बताना। पाकिस्तान। अच्छा, ये जो चाइना वाला बंदा है जो इस एम्बेसी में काम करे, कौन सी टेरिटरी से इनकम कमा रहा है, पाकिस्तान। ऐसे ही ये इंडिया वाला बंदा जो कि यहाँ काम कर रहा है, कौन सी टेरिटरी से इनकम कमा रहा है, पाकिस्तान। ऐसे ही कीनिया वाला बंदा भी यहाँ काम कर रहा है, पाकिस्तानी टेरिटरी से कमा रहा है। पाकिस्तान वाला बंदा भी यही काम कर रहा है, पाकिस्तानी टेरिटरी से ही पैसा कमा रहा है। तो जितनी भी इनकम्स जनरेट हो रही हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी से जनरेट हो रही है, पाकिस्तान की टेरिटरी से ही तो जनरेट हुई। ये हर कोई इंसान जो भी पैसा पाकिस्तान की एम्बेसी से कमा रहा है, दैट हैज बीन जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान।
क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम किसकी है। तो आइए अब नेशनल इनकम की अकाउंटिंग सिखाता हूं आपको। जितनी कंट्रीज हैं उतनी कंट्रीज के मैं खाते बनाऊंगा, उतनी कंट्रीज के मैं अकाउंट्स बनाऊंगा। यूएस, चाइना, वी हैव इंडिया एंड देन वी हैव कीनिया। हमें साफ साफ दिख रहा है जब हम एंड करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इंडिया की जो इनकम है 4 करोड़ रुपए और 2000 4 करोड़ आएगी। पाकिस्तान की जो इनकम है अल्टीमेटली उनके सिर्फ एक ही पर्सन ने काम करा है तो 2 करोड़ रुपए आएगी। कीनिया की जो अल्टीमेट इनकम आएगी वो 5 करोड़ रुपए आएगी। चाइना की इनकम आएगी 3 करोड़ एंड यूएस की इनकम विल बी 2 करोड़। ये एंड में निकल कर आएगा, पक्की बात है, आप देख लेना। अब पाकिस्तान ने अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए, तो नेशनल इनकम के 2 पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड एनएफआईए। एनएफआईए में होता है फीफा माइनस फीटा। प्लीज बेटा इसको ध्यान से समझना। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या, डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि पाकिस्तान के अंदर कितनी इनकम ओरिजिनेट हुई। तो एक तो 2000 करोड़ का रेंट ओरिजिनेट हुआ, अराइज हुआ, उत्पन्न हुआ। यूएस के बंदे की 2 करोड़ की सैलरी उत्पन्न हुई। चाइना के पर्सन की 3 करोड़ की सैलरी, इंडिया के पर्सन की 4, ऐसे कीनिया के पर्सन की 5 और पाकिस्तान के पर्सन की 2 करोड़। पर यहां लड़ाई हो गई। जो इंडिया का पर्सन था उसने बोला कि यार ये जो 2000 करोड़ का रेंट है ये तो मुझे मिला है, ये पैसा तो मेरा होना चाहिए। तुम अपनी इनकम में कैसे लिख रहे हो इसे? तुम अपनी इनकम में लिख ही नहीं सकते। इंडिया वालों ने बोला ये पैसा तो मैंने कमाया। अब इंडिया वाले को ये पैसा मिलेगा तो सही, ये इंडिया की इनकम बनेगा तो सही, बट इट इज नॉट द इनकम विच हैज बीन अर्न फ्रॉम इंडियाज ओन डोमेस्टिक टेरिटरी। दिस इनकम हैज बीन अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो इंडिया के पास फीफा से 2000 रुपए आ जाएंगे और पाकिस्तान की जेब से फीटा से 2000 करोड़ चले जाएंगे। तो इसका जो अल्टीमेट इंपैक्ट है पाकिस्तान की नेशनल इनकम पर वो 0 हो गया। पाकिस्तान की इनकम बनी ही नहीं है, बनेगी ही नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तान का बंदा था जिसने पैसे कमाए, तभी तो बनती। चलो जी, फिर यूएस के पर्सन ने बोला यार ये 2 करोड़ रुपए तो मेरी सैलरी है, तुम अपनी इनकम कैसे लेकर बैठे हो इसे? तो 2 करोड़ रुपए पाकिस्तान ने फिर यूएस के बंदों को दिए। यूएस के लिए ये एक इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सर अब्रॉड से कैसे? क्योंकि ये इनकम पाकिस्तान से आ रही है। 2 करोड़ पहुंच गए यूएस की जेब में। चाइना के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। चाइना के पर्सन ने बोला यार ये 3 करोड़ रुपए की सैलरी तो मेरी है, तुम अपने खाते में क्यों लिख कर बैठे हो? तो फिर एनएफआईए के थ्रू यहां 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। कीनिया के पर्सन ने बोला ये 5 करोड़ रुपए तो मेरे हैं, तुम अपने खाते में लिख कर क्यों बैठे हो? तो 5 करोड़ ट्रांसफर हुए। इंडिया के पर्सन ने बोला 4 करोड़ मेरे हैं, 4 करोड़ मुझे दो। तो अगर मैं देखूं अल्टीमेटली 5 5 4 4 3 3 2 2 2000 2000, तो पाकिस्तान के पास बचे कितने में से? 2 करोड़, यूएस के 2 करोड़, चाइना के 3, कीनिया के 5 एंड इंडिया के 2000 4 करोड़। देखो वही तो निकल कर आया जो पहले हमने बात करी थी, मैंने पहले ही आपके लिए बना दिया था। इंडिया के 2004, पाकिस्तान के 2। सर ये ना समझ नहीं आया बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान से बताइएगा कि डोमेस्टिक इनकम किसकी और नेशनल इनकम किसके। प्लीज 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 इसे ध्यान से समझिएगा। यूएस, इंडिया, रशियन एम्बेसी खुली है, यहाँ से मुझे रेंट मिल रहा है 2000 करोड़ पर मंथ का। मुझे ये बताओ ये किसकी डोमेस्टिक इनकम है और किसकी नेशनल इनकम है? जल्दी से बताओ फटाफट। जी बेटा, किसकी डोमेस्टिक इनकम है, किसकी? रशिया। रशिया की डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम किसकी है? इंडिया। इंडिया। अच्छा अब ये रशियन एम्बेसी नहीं है, इन अनदर केस मैंने इसे रशियन बैंक बना दिया। अब बताओ ये किसकी डोमेस्टिक इनकम है? यूएस। यूएस। नेशनल इनकम किसकी है? इंडिया। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को रशिया से इनकम आए, इंडिया को यूएस से इनकम आए, उसके लिए एनएफआईए ही बनेगी। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं। इंडिया का पर्सन है, मान लेते हैं गुरदीप, उसकी इंडिया में ही प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी
कीनिया की एक एम्बेसी को दे दी जाती किराए पर। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पहले तो मुझे ये बताएं। कीनिया केन्या डोमेस्टिक इनकम किसकी है? इंडिया कीनिया नेशनल इनकम किसकी होगी जो रेंट मिलेगा? इंडिया ओके, और क्वेश्चंस। इंडिया का पर्सन है, उसकी यूएस में एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को इंडियन एम्बेसी को दे दिया गया है और रेंट मिल रहा है 2000 करोड़। बताओ ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, पहले तो ये बताओ। इंडिया क्या होगा? ठीक है कायरा, डोमेस्टिक इनकम किसकी है? इंडिया इंडिया। नेशनल इनकम किसकी है? इंडिया अब मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, एक तरीके से एक मंत्र मान लो इसे, आप लिख सकते हो इसे, जिसकी डोमेस्टिक टेरिटरी उसकी डोमेस्टिक इनकम, और फिर है जिसने कमाया उसकी नेशनल इनकम। जिसने कमाया उसकी नेशनल इनकम। सर कसम से कह रहा हूँ, मैं 2 साल के बाद हिंदी लिखवाई है, एक शब्द नहीं लिखा था हिंदी में पिछले 2 साल में। अच्छी बात है, चलो आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिटन स्टेटमेंट्स में पूछता हूं ये किसकी डोमेस्टिक इनकम है और किसकी नेशनल इनकम है। ध्यान से देखना आंसर कैसे करते हैं। क्वेश्चंस हमें ऐसे आते हैं जैसे अब मैं लिखने जा रहा हूं। क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है? ऐसे, सैलरीज पेड टू इंडियंस वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन रशिया। तो बताओ कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है और कौन सी कंट्री की नेशनल इनकम है? बोलो। सर नेशनल इनकम इंडिया नेशनल इनकम इंडिया की, ये बात पक्की है। सर नेशनल इनकम इंडिया की क्यों है? दिवजोत ने बोला सर यहीं तक ही मुझे पता लग गया था, अगर आप इतना भी लिखते ना मेरे को तब भी पता था कि इंडिया की नेशनल इनकम बनेगी, क्योंकि सैलरीज आर पेड टू इंडियंस, जिसने कमाया उसकी नेशनल इनकम। कह रहा सर जब आपने फिर आगे लिखा तो मेरे को देखना था डोमेस्टिक इनकम किसकी है, फिर आपने लिखा वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी। जैसे ही आपने जापानीज एम्बेसी लिख दिया मैंने पढ़ा ही नहीं आगे क्या है, मैंने सीधा बोल दिया रशिया। कह रहा सर हाँ, अगर आप यहां इसी क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसको अगर थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लेते। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर देखो ऐसे, आप जापानीज एम्बेसी की जगह लिख देते सपोज जापानीज बैंक, ओ सॉरी यहां गलती होगी मेरे से, यहां तो जापान है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां मेरे से गलती हो गई, ये जापान ही रहेगा क्योंकि जापानीज एम्बेसी है। हाँ जी, अगर जापानीज बैंक होता तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम किसकी होती? बोलो जी। नेशनल इनकम इंडिया, डोमेस्टिक इनकम रशिया। डोमेस्टिक इनकम रशिया। गुरलीन 2 मिनट। थर्ड, सैलरीज टू चाइनीज, ये किसकी नेशनल इनकम होगी बेटा? चाइना। चाइना। ये बात पक्की होगी कि नेशनल इनकम तो चाइना की है, क्योंकि पैसा किसे मिला? चाइना को। सैलरीज टू चाइनीज वर्किंग इन यूएस कंपनी इन रशिया। बताओ जी किसकी डोमेस्टिक इनकम है? रशिया। पर अगर यही यूएस एम्बेसी होता तो आंसर क्या आ जाता हमारा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम किसकी बन जाती? यूएस की। पर नेशनल इनकम तब भी किसकी रहती? वो तब भी चाइना की ही रहती। भाई चाइना को क्या मतलब है? उसके लिए रशिया भी अब्रॉड है, उसके लिए यूएस भी अब्रॉड है। ओके अच्छा ठीक है सर। सैलरीज टू चाइनीज वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। बताओ जी डोमेस्टिक किसकी, नेशनल किसकी? डोमेस्टिक चाइना, डोमेस्टिक चाइना, नेशनल नेशनल भी चाइना। सर क्यों? क्योंकि लोग भी चाइना के हैं और टेरिटरी भी चाइना की है।
इंडिया का तो कुछ है ही नहीं, इंडिया की ना तो टेरिटरी और ना ही वो है। अच्छा, अगर एम्बेसी की जगह, चाइनीज एम्बेसी की जगह चाइनीज रेस्टोरेंट होता तो किसकी डोमेस्टिक इनकम, किसकी नेशनल इनकम, जल्दी से बताओ। Domestic इनकम India. इंडिया, डोमेस्टिक होती national इंडिया की, income क्योंकि ये रेस्टोरेंट इंडिया। इंडिया में है तो इंडिया में इनकम ओरिजिनेट हुई, और नेशनल इनकम किसकी होती? चाइना की। China. चाइना। जी हाँ मेरे बेटे। तो आज मेरे को आपको ना इतना ही करवाना था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।